अगर आपकी उम्र 16 से 25 के बीच में है और कोई आपसे पूछता है कि आप ज़िंदगी में क्या चाहते हो, क्या आपके ख्वाब है, शायद आप में से कई लोग ये कहेंगे पैसा चाहते हैं, शोहरत चाहते हैं, खूबसूरत बीवी या पति चाहते हैं, दुनिया घूमना चाहते हैं। लेकिन उम्र जैसे बढ़ती जाएगी और शरीर आवाज़ देने लगेगा, तो हर कोई ये महसूस करता है कि सेहत के अलावा, अच्छी सेहत के अलावा आप शायद दूसरी कोई बात नहीं चाहते। लेकिन ये जो हमारे बीच में ये एहसास जब जागता है, तब कई मामलों में ऐसा होता है कि समय लंबा निकल चुका होता है। अगर आप ये बीते हुए समय के बारे में पछताना नहीं चाहते, तो आज का ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि हमारे साथ है देश के ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो गिने चुने ऑन्को सर्जन यानी कैंसर के शल्य विशारद है, उसमें से डॉक्टर शैलेश पुणतांबेकर जी, नमस्कार। नमस्ते। आपका स्वागत है। नमस्ते। तो बातों बातों में ये हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको रूबरू करा रहे हैं डॉक्टर पुणतांबेकर से। इनके अगर मैं अवार्ड्स की लिस्ट पढ़ने लगूँ तो हमारा आधा एपिसोड उसी में चला जाएगा, इसलिए हम उसको स्किप कर देते हैं फिलहाल और सीधी बात पर आते हैं। डॉक्टर साहब, सेहत एक बहुत ही बड़ी बात है। कोविड के दौरान भी पूरे विश्व ने इसको एक तरह से महसूस किया जाना कि हमारे लिए अगर कोई मायने रखता है तो एक अच्छी सेहत। आप कैंसर के सर्जन हो और कैंसर ये ऐसी बीमारी है, नाम सुनते ही व्यक्ति अधमरा हो जाता है। करेक्ट। क्या है जो बातें कैंसर को एक तरह से बहुत केसेस जो है वो बढ़ते हुए हम देख रहे हैं। आपने जो कहा वो सही है। कोविड के टाइम में काफ़ी लोगों को सेहत के बारे में इम्पोर्टेंस, क्योंकि तब तक क्या ना, आप लाइव ले रहे थे, जैसे आ रही थी वैसे चल रहा था। जब पूरा दुनिया बंद पड़ गई तब लोगों को पता लगा कि नहीं, अपनी सेहत इम्पोर्टेंट है। अपना जो पैसा है वो अपनी सेहत पे पहले लगाओ। अगर आप हेल्दी हो तो बाकी का पूरा देश हेल्दी है। ये सब चीज़ है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी बीमारी, आप कैंसर ले लो, हार्ट का बीमारी ले लो, डायबिटीज ले लो, ये थोड़ी बहुत लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। ओनली 20% कैंसर जो है वो जेनेटिक है, जो माँ से आते हैं या बाप से आते हैं या छोटे बच्चों में होते हैं। सो 80% जो कैंसर्स है वो लाइफस्टाइल रिलेटेड है, या कोई आदतों से रिलेटेड है, या कोई ऑर्गन का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है उसके हिसाब से है। इसलिए इसके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये सब आपको जानकारी होना चाहिए। आजकल की दुनिया में फैड हो गया कि मैं ये डाइट खा रहा हूँ, वो खा रहा हूँ, ये नहीं खा रहा हूँ। खाने पीने से होती है, अनहेल्दी डाइट्स है, जो आजकल फास्ट फूड डाइट्स है, उसमें से डायबिटीज होता है, उसमें से कैंसर होने की संभावना है। बट सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है जो आपने देखना चाहिए कि अपने शरीर को पहचान, अपने शरीर में जो भी अलग होता है उसके बारे में सोचो कि क्यों ये अलग है। आज मेरे को भूख 10 दिन से नहीं लग रही, मेरा वेट लॉस क्यों हो रहा है, मुंह में छाले कंटिन्यूसली क्यों आ रहे, मेरे खून कोई जगह से जाना नहीं चाहिए, खून कहीं भी जा रहा है, तो आपको उसके लिए सोचना चाहिए। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैडम, आज के दुनिया में जो आपने बोला कि सबसे कैंसर की बीमारी बढ़ रही है, वो सिर्फ आदतों की वजह से नहीं बढ़ रही है। टोबैको से कैंसर होता है, आपको भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है, छोटे बच्चे को भी मालूम है। तो वो फिर भी टोबैको लोग खाते ही रहते हैं। बट बिना खाए बिना दारू पिए ये जो हो रहा है, इसका मेन कारण है स्ट्रेस। और ये गुस्सा, स्ट्रेस कि मैं आज ये बनना चाहता हूँ और मैं नहीं बन पा रहा हूँ, लेकिन मेरा बाजू वाला बन गया है, उसके पास एक्स टाइप की गाड़ी है, मेरे पास नहीं है। और ये जो स्ट्रेस है रोज के दुनिया का, और लाइफस्टाइल की जो चेंजेस है, फीमेल्स में जो लाइफस्टाइल की चेंजेस है, मेल्स में जो लाइफस्टाइल की चेंजेस, सोशल ड्रिंकिंग करना ही चाहिए, एवरी फ्राइडे सैटरडे मिलना ही चाहिए, नहीं मिलेंगे तो क्या होगा, ये जो स्ट्रेसेस है, वर्क का लोड है, ऑल दिस इज लीडिंग ये कैंसर की बीमारी बढ़ा रहे हैं। तो एक 5 मिनट पॉज करिए आपके लाइफ को, 5 मिनट सोचिए दिन में कि ये मेरे दिन में 12 घंटे के काम में मैं आप खुद के लिए आधा घंटा दे पा रहा हूं कि नहीं दे पा रहा हूं। ये सोचो, अगर आप आधा घंटा दे पाओगे तो आपकी बीमारी
काफ़ी दूर रहेगी। ये आधे घंटे में डाइट सही तरह से खाओ, आप थोड़ी सी एक्सरसाइज करो और आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में मत सोचो। बस हैप्पी रहो कि आधा घंटा आपका है, ना फ़ोन लोगे ना कोई वीडियो देखोगे, आधा घंटा सोचोगे, शांति से अपने शरीर को रेस्ट दोगे, तभी आपको ये बीमारी थोड़ी बहुत कम होने की संभावना है। कई सारे कंसर्न्स है, मतलब मैं एक जिक्र करना चाहूँगी, एक स्टडी हार्वर्ड में हुई थी, स्टडी ऑफ हैप्पीनेस, और उसमें लगभग 78 साल से ऑनगोइंग स्टडी है, अभी भी चल रहा है, 10,000 पन्नों से ज़्यादा उसका रिपोर्ट है। और वहाँ पे कहा गया कि जो रिच और फेमस होना चाहते थे वो उन्होंने शायद सब कुछ अचीव कर लिया, लेकिन उनके सेहत की जो पैरामीटर्स थे वो सही नहीं थे, और वो रियलाइज़ हुआ। तो दो बातें वहाँ पे ज़्यादातर सामने आई कि जिनके रिश्ते अच्छे हैं, चाहे पारिवारिक रिश्ते हो, दोस्तों में रिश्ते हो या प्रोफेशनल रिश्ते हो, जिनके रिश्ते अच्छे हैं वो उनके हेल्थ पैरामीटर्स हाँ, अच्छे बराबर, हैं, करेक्ट। और जो अपने आप में संतुष्ट है एक तरह से, वो भी हेल्थ पैरामीटर्स में उनके अच्छे थे। बाकी लोगों ने शायद पैसा वो ले लिया, बड़े शोहरत बन गई, लेकिन ये नहीं था। ये जो सोशल फैब्रिक का भी परिणाम होता है हमारी सेहत पर, इसको कैंसर के साथ अगर हम जोड़ें, बात ज़्यादातर कैंसर की हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप इसमें एक सिद्धास्थ सर्जन हैं। बराबर है। तो आप क्या ये देखते हैं, मतलब एक हमारी जीवन शैली है, भारत की जीवन शैली है, बहुत अच्छी पुरातन जीवन शैली है और एक नई उभरती हुई जीवन शैली है, ये दोनों के पास में और कैंसर का उसके साथ में कोरिलेशन? बहुत ज़्यादा है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देना चाहता हूँ। ब्रेस्ट कैंसर, हम ये सबको मालूम है, ये फीमेल्स में या महिलाओं में सबसे नंबर 1 कैंसर है। इस कैंसर की बीमारी आप अगर देखेंगे तो शहर के लेडीज़ में ज़्यादा है। हम जब 100 ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट ऑपरेट करते हैं तो 90% ये सिटी के कैंसर से और 10% सिर्फ गांव से आते हैं। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि गांव की जो माएँ हैं उनको स्ट्रेस नहीं है काम जाने का। उनके बच्चे को एक एक डेढ़ साल वो दूध पिलाते रहते हैं और इधर टाइम नहीं है दूध पिलाने को। सो ऑर्गन दिया गया है, आपको अवयव दिया गया है, उसका आप बहुत अच्छा उपयोग नहीं कर रहे हैं और उसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम चल रही है। सो जो चीज़ सिटी में है कि आप टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो वापस टाइम नहीं दिया, इसके लिए आपका स्ट्रेस बढ़ गया तो कैंसर हो रहा है। लास्ट 10 साल से जो कैंसर अपने यहाँ दिखने भी नहीं चाहिए थे, एक बड़े आंतड़े का जिसको रेक्टम कैंसर बोलते हैं, इसका प्रमाण इतना बढ़ गया है क्योंकि रोज फूड की हैबिट बदलती है। 7 दिन में से 4 दिन आप स्विगी से ऑर्डर करते हो, बाहर का खाना खाते हो, उसमें कौन सा इंग्रेडिएंट यूज होता है उसके बारे में मालूम नहीं है और घर का कुकिंग बंद हो गया। सो आपने जो बोला कि अपनी लाइफस्टाइल 25 साल पहले अपने को क्या था, घर गए दाल चावल खाया, मस्त रहे, टीवी के इतने एंटरटेनमेंट नहीं थी। आज आप दुनिया में कहीं भी जाओ, हर आदमी की मुंडी नीचे है, मोबाइल पे देख रहा है, वो उससे समझ रहा है कि बाजू वाला कैसा है, ये कौन सा है, ये फूड कौन सा है, ये सीरियल कौन सा है। सो ये सब जो स्ट्रेसेस है, रॉन्ग डाइट है, अपने लिए टाइम नहीं है, 100 नहीं 200% कैंसर की बीमारी पर आ रहा है। जो कैंसर हम लोग देखते भी नहीं थे वो बढ़ रहा है। कैंसर का प्रमाण 100% बढ़ रहा है, अपने हाथों में है। डाइट, एडिक्शन, अल्कोहल, स्ट्रेस कम करना, ये सब अपने हाथ में है, बाहर से किसी को लाना नहीं है। सो ये करना ज़रूरी है, इसके ऊपर कंट्रोल करना, मन की शांति से करना, ये इम्पॉर्टेंट है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइफस्टाइल जो पुरातन काल की थी वो अच्छी थी क्योंकि स्ट्रेस नहीं था। आज के इसमें रोज का स्ट्रेस है तो होता ही है, कैंसर की बीमारी बढ़ रही है उसकी वजह से। एक और बात है, आपने इतने सालों से, आप लगभग 30 साल की आपकी प्रैक्टिस है, तो ट्रेंड्स देखे होंगे। हाँ, तो अगर हम 10-10-10 में इसको विभाजित करते हैं तो ये ट्रेंड्स क्या नज़र आते हैं आपको बीमारियों के? जैसे एक ज़माने में ये कहते थे कि इंडिया इज़, अभी भी हो रहा है, डायबिटिक कैपिटल हो सकता है। अब डिप्रेशन एक और ज़्यादा बीमारी, मतलब इतना है कि लोगों को कूल लगता है, यंगस्टर्स को अगर आप पूछो, आई एम गोइंग टू थेरेपिस्ट एंड इट्स कूल। हाँ, तो ये जो होता है, वो जब कूल बोलते हैं तो मैं बॉयल होती हूँ। बराबर है। बट ये आपने, आई मीन आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे टू पुट इट कि कौन सा कैपिटल भारत का है, तो अपना कैपिटल में टोबैको के सेवन में नंबर 1 है
कि टोबैको के जितने प्रकार इंडिया में है ना, दुनिया के कोई भी देश में नहीं है। वो आप खैनी खाओ, ऐसे मल के खाओ, सिगरेट पियो, नाक में वो तपकीर, तो टोबैको को जितने फॉर्म है उसमें तो इंडिया नंबर 1 है, एकदम अग्रेसर। कोई उसके आजू बाजू में भी नहीं है, कोई भी देश में इस टाइप का टोबैको का सेवन नहीं होता। आप सोच लो, कोई भी कंट्री ले लो, नहीं होता है। ट्रेंड आप अगर बदल देखते हो, सबसे बुरा ट्रेंड जो हमको दिख रहा है लास्ट 15-20 साल से, 50 के अंडर पेशेंट्स हमको मिल रहे हैं। एक, मैं जब टाटा कैंसर में था और टाटा कैंसर के आने के बाद जब यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस चालू की, तो मैक्सिमम पेशेंट 60 to 80 ईयर्स में होते थे। सो इट वाज मेनली एज रिलेटेड। आपके सेल्स एज होते हैं, वैसे आपके सेल्स एज होने के बाद आपके सेल्स के कोई सेल्स को कन्वर्जन कैंसर में हो जाता है। अभी 65-70 को आपका कैंसर हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्रीटमेंट नहीं लोगे, लेकिन ठीक है कि काफी अच्छा लाइफ लीड किया है, 70 तक आपकी अच्छी सब इच्छाएं पूरी हुई है। अभी कोई ना कोई कारण से तो आपको शरीर से निकलना है, या तो हार्ट अटैक से या डायबिटीज से, बिकॉज इमॉर्टैलिटी तो अचीव नहीं होगा। बट अभी प्रॉब्लम जो है ना मैडम, मैक्सिमम केसेस हम लोग बिटवीन 30 to 50 देख रहे हैं। ये बहुत ही बुरी चीज है, बिकॉज 30 to 50 में जब आप लाइफ चालू करने का सोच रहे हो, उसी में ये जो आपको बीच में आता है ना, ये बहुत ही डेंजरस है। और एक फर्स्ट स्टेज का कैंसर और सेकंड स्टेज का कैंसर छोड़ के 90% जिसमें सर्वाइवल है। बट सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है, इन स्पाइट ऑफ सो मच ऑफ नॉलेज इंफॉर्मेशन, अभी भी हमारे पास 50% ही पेशेंट फर्स्ट और सेकंड स्टेज में आते हैं और 50% नहीं आते। इंफॉर्मेशन है, मोबाइल है, तो क्यों नहीं आते? इसका कारण सिंपल है, गांठ दिखती है, ये होता है कूल, क्या है, सबको होता है, हो जाए। वो 40 सिगरेट पीता है, मैं तो 10 ही पीता हूँ, मेरे को तो होने वाला है ही नहीं, तो कतार में है ये सब लोग। और सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज डिनायल। ह्यूमन नेचर है कि अगर गांठ दिखी, वेट लॉस हुआ, तो मन में शंका आती है कि मेरे को कैंसर है। इमीडिएटली दूसरा सवाल उठता है, मेरे को क्या कैंसर होएगा, मैंने किसी का बुरा किया नहीं है, किसी को मारा नहीं है, वो तो गुंड, तो कैंसर अगर गुंडों को होता तो कितना अच्छा होता, पूरा देश अपना अच्छा हो जाता। तो ऐसा नहीं है। सो ये ट्रेंड बहुत बुरा है। ये लोगों को मालूम होना चाहिए कि कैंसर एट अर्ली स्टेज इज डेंजरस, क्योंकि आपके सेल्स उतने ही एक्टिव है जितना आपका एज है। ओल्ड एज में कैंसर के सेल्स स्लो ग्रोथ है, क्योंकि वो ऑलरेडी थके हुए हैं, आपके यंग सेल्स हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसका अवेयरनेस हो, कैंसर के बारे में पूरी तरह से जानकारी हो। डायबिटीज से भी आदमी मरता है, हार्ट अटैक से मरता है, लेकिन सफर होके नहीं मरता है। कैंसर में सफर होके मरता है, आपका मेंदू एंड तक सही रहता है, तो अपने को हर पेन, हर यातना का एहसास होता है। इसलिए कैंसर ये सबसे बड़ी और गंदी बीमारी है। कैंसर क्या है, मतलब लोग जानना चाहते कि अरे क्यों हो गया, क्या हो गया, कहीं दूर बाहर से तो नहीं आया, अंदरूनी ये हमारा दुश्मन है? नहीं, कैंसर ये अपने ही सेल्स है। अपने सेल को हम स्टिमुलस देते हो। स्टिमुलस क्या देते हो कि अपने खुद में ना रोज अपने शरीर में सेल्स बढ़ते हैं, सेल्स कम होते हैं। जो बढ़ने वाले सेल्स है उनको कंट्रोल करने लिए ब्रेन कंट्रोल करता है। लेकिन कभी कभी ऐसे स्टिमुलस मिलता है, जैसे टोबैको से, अल्कोहल से, या ब्राइट टाइप की आदतें नहीं हैं कि आप मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हो, तो ये अलाउड नहीं है। तो ये जो आपके जो ट्रेंड्स है, तो उससे उनको स्टिमुलस मिलता है और सेल जोरों से बढ़ने लगता है। तो आर्मी ज्यादा है, डिस्ट्रॉय करने वाले सेल्स कम है, तो ये सेल्स बढ़ते हैं। अभी ये जब सेल्स बढ़ते हैं तो ये आपके गुंड प्रवृत्ति के सेल्स होते हैं, क्योंकि उनको उतनी जगह, जिस ऑर्गन से आए उतनी जगह उनको अच्छी नहीं होती, तो वो आजू बाजू के रक्त वाहिनी में जाते हैं, आजू बाजू जो लिम्फेटिक्स बोलते हैं, जहाँ से गंदा बना, उसमें जाते हैं। और क्योंकि उनके लिए लिमिटेड स्पेस से उसका ओरिजिन है, तो आजू बाजू के ऑर्गन्स में वो फैलना चालू होता है। और ये सेल्स हैं, ये एक गुंडा आदमी के जैसे है कि 4 पुलिस भी लाओ वो सुनेंगे नहीं, ऐसा ही है। और ये जब होता है तो इसको कैंसर बोलते हैं। तो समझने का कोशिश करिए कि ये जो सेल्स है ये अपने खुद के हैं, बैक्टीरिया नहीं है, कोरोना वायरस नहीं है, कहीं से आए हुए सेल्स नहीं है। इसका कंट्रोल आपको ब्रेन में है, बट ब्रेन में भी है इसलिए स्ट्रेस रिलेटेड है, आदतों से है इसलिए स्ट्रेस रिलेटेड है, और 20% लोगों में जेनेटिक है।
जिसके ऊपर आप अपनी माँ और अपने फादर चूज नहीं कर सकते। माँ को कैंसर है तो आपके पास आने ही वाला है, सो वो जेनेटिक है, उसके ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक जमाना ऐसा आने वाला है जिससे हम कैंसर पूरा रिवर्स कर सकते हैं। अभी आपने पढ़ा होगा कि रेक्टम का कैंसर जी। पूरा रिवर्स करने के लिए एक सिर्फ गोली है, बात खत्म। खुद Correct. के सेल्स है जो एबनॉर्मल हुए उनको वापस नॉर्मल वापस पे लेके आओ, तो ना कीमो रहेगी, ना सर्जन रहेगा, ना रेडिएशन रहेगा। और ये आए ऐसी मेरी बहुत इच्छा है, बिकॉज देन इट इज कॉल्ड रिवर्सल ऑफ कैंसर डिसीज लाइक रिवर्सल ऑफ हार्ट डिसीज। एक और होता है कि डिनायल जैसे है, वाई मी, एक तो ये होता है, डिनायल होता है। इसके चलते, डर के चलते, महिलाएं हो या पुरुष हो जो भी है, पहले तो टेस्ट करना नहीं चाहते, नहीं, क्योंकि क्यों वो सुन ले। फिर इनको लगता है, कभी कभी फॉल्स से होता है, उस शायद वो गलती मेरे में भी हो सकती है, कि मैं तो एक स्ट्रांग पर्सन हूँ और मैं स्ट्रांग हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता। हुआ तो भी क्या है, इग्नोरेंस है, उसको मैं आई डोंट वांट टू ओन द डिसीज। करेक्ट। ये भी एक संभावना हो सकती है। तो ऐसे स्थिति में एडवाइस क्या देते हैं आप कि पर्टिकुलरली अबाउट कैंसर? कुछ कुछ कैंसर है जो हम जान सकते हैं, जैसे ब्रेस्ट का कैंसर है, वी कैन सी एंड थोड़ा सेल्फ टेस्ट वगैरह हो सकता है। बाकी अगर मेरे पेट में हो रहा है, मेरे और कहीं हो रहा है, मेरे ब्रेन में हो रहा है, कैसे मैं जानूँ? सो 8 या 9 के टाइप के सिम्टम्स हैं जो सबको जानकारी होना चाहिए, जिसको WHO ने भी काफी बोला है। पहला चीज वेट लॉस, आपका वजन घट रहा है, भूख घट रही है बिना वजह के, ना आपको बुखार आ रहा है ना आपको कुछ हो रहा है, वजन घट रहा है, एक। दूसरा, आपको पीलिया हुआ है यानी जॉन्डिस हुआ है, जॉन्डिस हुआ है, दैट इज सेकंड। थर्ड, आपको ब्लीडिंग कोई भी ओरिफाइस से हो रहा है, यानी नाक से हो रहा है, मुंह से हो रहा है, संडास की जगह से हो रहा है, पेशाब में से हो रहा है। लेडीज को जब महीना नहीं आ रहा है फिर भी इन बिटवीन ब्लीडिंग हो रहा है, या सेक्स के बाद ब्लीडिंग हो रहा है, जो होना नहीं चाहिए, तो दैट इज 4। नंबर 5 कि आपके शरीर में कहीं भी छोटी सी गांठ है या काले रंग का मोल है और वो आराम से बढ़ने लगा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि पेट की जो आपकी रेगुलर है या आपकी संडास सही तरह से नहीं हो रही है, 4 दिन डायरिया हो रहा है, 5वें दिन कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, यूरिन में खून जा रहा है, तो ये सब वार्निंग सिम्टम्स है। मुंह के अंदर छाले आना, तो रोज आईने के सामने आपको खड़ा रहने का है, मुंह खोल के देखना है, मुंह में छाले आए या मुंह इतना बड़ा हो रहा है लेकिन थोड़े दिन के बाद धीमे धीमे इतना सही खुल रहा है। क्यों खुल रहा है? क्योंकि आप गुटखा खा रहे हैं। या ब्रेस्ट के बारे में, हर लेडीज को हफ्ते में एक बार अपने ब्रेस्ट के पाल्पेशन यानी खुद सेल्फ एग्जामिनेशन बोलते हैं, उसका पूरा इंटरनेट पे है, सो ये करना चाहिए। सो इसका बॉटम लाइन क्या है कि वार्निंग साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं, इतने ही वार्निंग साइंस हैं। वेट लॉस हो, छाले हो, आपका खून कहीं से भेजा है, सो आपके शरीर आपको बोल रहा है, या खांसी आ रही, और कोई भी ये आपको जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो 15 दिन के ट्रीटमेंट के बाद सही नहीं हो रहे, तो डायग्नोसिस रिवाइज करो, जाके इन्वेस्टिगेशंस करो, बट खुद की बॉडी को समझो। जो होना नहीं चाहिए, इतने साल हुआ नहीं, वो हुआ है, कुछ तो अलग है, वार्निंग साइंस है, आप जाओ इन्वेस्टिगेट करो। लेकिन यही डर का बीच में आता है कि अगर मैं इसमें कैंसर निकला तो क्या होगा। ये डर के वजह से फर्स्ट स्टेज का कैंसर थर्ड स्टेज में था। एक है कि कैंसर की अगर क्लिनिकली जांच करनी है तो मैमोग्राफी से आप ब्रेस्ट का देख सकते हो, सर्वाइकल के टेस्ट है, पैप्समियर जैसे हो, या बाकी सारे कैंसरों के लिए क्या पेट स्कैन है या और क्या है? नहीं, खून के काफी जांचें हैं। आजकल ट्यूमर मार्कर्स करके बोलते हैं। सो ट्यूमर मार्कर से आपको प्रोस्टेट का कैंसर है कि नहीं, पैंक्रियास का कैंसर है कि नहीं, या आपको बड़ी आंतड़े का कैंसर है कि नहीं, ये सब आपको समझ में आता है। सो उसका कोई इशू नहीं है। सो ब्लड कैंसर्स भी अपने को ब्लड के रिपोर्ट से पता लगता है। इन्वेजिव इन्वेस्टिगेशन यानी कहीं पे एंडोस्कोपी किया, ये किया, इसका जरूरत नहीं पड़ता। और सोनोग्राफी आप करते हो, छाती का फोटो करते हो, तो सही है। हमारा सबसे कहना है कि आफ्टर द एज ऑफ 50 एवरी फीमेल शुड अंडरगो मैमोग्राफी वंस इन 2 years। 2 साल में एक बार मैमोग्राफी करना चाहिए। मेल लोगों ने 5 साल में एक बार PSA यानी प्रोस्टेट कैंसर का टेस्ट करना चाहिए, और कोलोनोस्कोपी करना चाहिए, क्योंकि कोलोन का कैंसर अभी अपने इंडिया में ज़्यादा बढ़ रहा है। और बाकी ब्लड की इन्वेस्टिगेशंस करवाना चाहिए। सो ये
किसी भी चीज़ के लिए कोई तकलीफ नहीं होती। ब्लड के टेस्ट तो आराम से हो जाते हैं, जी। पैप्समियर भी आराम से हो जाता है, मैमोग्राफी आराम से हो जाती है, कहीं काटना नहीं है। सो सीटी स्कैन, एंडोस्कोपी, ये एडवांस टेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, बट एवरी 2 ईयर ये करवाना ज़रूरी है। बात बहुत ज़्यादा कैंसर की हो रही है, हम डॉक्टर शैलेश की बात करना चाहेंगे। सर, आपको मैंने कई सालों से देखा है, आपकी पुणे टेक्निक के बारे में भी मुझे बात करनी है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप जब स्कूल में जाते थे, क्या सोचते थे मैं क्या बनूँगा? सपने हर किसी के होते हैं, आपके क्या ख्वाब थे? एक्चुअली जब मैं स्कूल में जाता था तो एज यूजुअल कोई भी बच्चा होता है तो क्या पायलट देख लिया बोलते पायलट बनूंगा, हाँ। इंजीनियर देख लिया इंजीनियर बन। बट जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था तो मेरी एक आंट थी, उसको कैंसर हो गया था। तब मैंने पहली बार कैंसर का शब्द सुना था। अच्छा, वो अच्छी हो गई, सब ठीक हो गया। लेकिन उस टाइम जो हमारे डॉक्टर्स के पास आना जाना था, तो ये डॉक्टरी प्रोफेशन में उस टाइम के डॉक्टर्स भी अच्छे थे। शायद हम लोग अभी उतना टाइम नहीं दे पा नहीं, रहे हैं। आज के हाँ, डॉक्टर भी अच्छे हैं, आप नहीं सामने नहीं बैठे ऐसा नहीं, नहीं हैं। उस टाइम के डॉक्टर अच्छे थे, मीनिंग दे यूज्ड टू नो द फैमिली। फैमिली, एक्चुअली एब्सोल्युटली, वो फैमिली फैमिली डॉक्टर का मालूम concept- रहते थे, जी, तो वो आके नाम से बुलाते थे। वो मेरे को बहुत अभी भी स्ट्राइक होता है। करेक्ट। हर पेशेंट का नाम याद रखता था और आधा आधा पौन घंटा उसके साथ तो बात करते थे। सो उस टाइम मेरे को लगा कि ये प्रोफेशन तो, और जब हमारी आंट जाती थी तो जाते टाइम टेंशन में, आते टाइम हंसते हुए आती थी। हुँ, तो ये पूरा लाइफ चेंजिंग एपिसोड था मेरे लिए। तो मैंने सोचा कि मेरे को भी डॉक्टर ही बनना है। फिर मैं 10th स्टैंडर्ड में था तो मेरे पेरेंट्स को यूएस में जाना पड़ा। अच्छा। यूएस के लिए उनकी ट्रांसफर हो गई। ही वाज वर्किंग फॉर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हुँ, तो बहुत ज़्यादा ये था, एकोमोडेशन था कि ये टेम्पटेशन था कि नहीं बाबा जाना है यूएस को। हुँ, लेकिन मेरे को डॉक्टर बनना था। उधर अगर जाता तो बहुत टाइम लगता। जी, सो मैं बॉम्बे से पूना शिफ्ट हो गया और डॉक्टर होना ही है। मेरे पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगा कि मैं अकेले पीछे छूट गया हूँ 10वीं में से। लेकिन तब से इच्छा थी कि पहले डॉक्टर बनूंगा। जैसे ही मैंने मेडिकल फील्ड में गया तो मेरे को लगा कि सर्जरी में आप क्योर कर सकते हो एक आधा हुँ, ऑर्गन का पेशेंट के। सो सर्जन बना चाहा। फिर बाद में सर्जरी करते करते मेरे को लगा कि कैंसर सर्जरी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो करते रहा। सो जो जो सोचा भगवान की दया से मिलते गया, क्योंकि लोगों के ड्रीम्स तो काफ़ी रहते हैं लेकिन अचीव नहीं होते। सो आई एम ग्रेटफुल टू गॉड कि जो मैंने चाहा मेरे को मिला, एंड ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एक ये है, देयर इज़ अ थेरेपी सीक्रेट कि यू मैनिफेस्ट योर ओन वर्ल्ड, राइट? क्या आप लिखते हैं, आपकी गोल की डायरी लिखते हैं? आपका दिन कैसे शुरू होता है? एक्चुअली गोल की डायरी नहीं लिखता, हुँ, हुँ, बट गोल का मीनिंग मैंने सोचा है कि मैं कॉर्पोरेट थिंकिंग के जैसे थिंकिंग करता हूँ कि आज मैं इधर हूँ, 5 साल के बाद मैं कहाँ रहूँगा। हुँ, सो यही चीज़ जो मैंने आज कर रहा है वही मैं 5 साल के बाद करने वाला हूँ क्या? तो नहीं। सो 40 साल तक हमने ओपन सर्जरी की, हुँ, बट 40 साल में मैंने टेक्नोलॉजी देखी कि आगे क्या चल रहा है, कि दूरबीन से कैंसर की ऑपरेशन जी, करने का टेक्नोलॉजी 2000 साल में आया। मैंने 2003 से चालू किया। मैं इंडिया का पहला था जो पूरे कैंसर सर्जरी दूरबीन से करता था। सो मैं कॉर्पोरेट थिंकिंग के जैसा करता हूँ कि अपने, ये गोल्फ का गेम है। आप दूसरे डॉक्टर से नहीं कॉम्पीट कर रहे हो, आप अपने खुद से कॉम्पीट कर रहे हो कि आप आज इतने अच्छे हो तो आज आपका हैंडीकैप कैसे कम करोगे। कि आज 24 हैंडीकैप है तो मेरे को 18 करना है 5 साल के बाद। सो व्हाट आर द स्टेप्स दैट यू विल डू। सो आई ड्रीम दैट आई शुड डू दिस, बट ड्रीम को एक टाइम लिमिट देना चाहिए। जब ड्रीम को टाइम लिमिट दिया जाता है उसको गोल कहते हैं। गोल यानी ड्रीम करते रहो, बट ड्रीम को अचीव करने के लिए कुछ मत करो तो क्या फायदा। सही। तो मैंने हर टाइम ड्रीम किया, फेमस होने के लिए ड्रीम नहीं किया, ये मेरी खुद की प्रोग्रेस के लिए ड्रीम किया। उसके साथ साथ सक्सेस आता रहा, लेकिन सक्सेस के पीछे मैं नहीं दौड़ा, सक्सेस मेरे पीछे आता रहा। और ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप सक्सेस के पीछे दौड़ते हो ना तो मिस्टेक्स करते हो, बिकॉज यू आर फाइटिंग अगेंस्ट योर सेल्फ, यू आर क्रिटिसाइजिंग अदर्स, यू आर कॉम्पिटिंग विथ समबडी। यू कॉम्पीट विथ योर सेल्फ एंड बी द बेस्ट। कि घर में जाके लगना चाहिए आज का ऑपरेशन मैंने सबसे बढ़िया किया। सो दैट्स हाउ आई हैव अचीव्ड माय गोल। मैं डॉक्टर साहब के कई सारे सर्जरीज़, यूनिक से यूनिक सर्जरीज़ मैंने कवर किए हैं। एक बार तो मुझे याद है कि आपके ओटी में आके भी हमने एक सर्जरी कवर की थी, और लैप्रोस्कोपी सर्जरी सिखाने के लिए मैं आपको बताऊँ कि सर पुणे टेक्निक आपका जो है उसके बारे में भी बात करना चाहती हूँ कि कई देशों में जाते हैं, वहाँ पर सिखाते हैं। और
ये पेशेंट के लिए भी बहुत ये हो गया। जैसे छोटी सी सर्जरी अगर मेरी एक छोटे 1 सेंटीमीटर होल से हो रही है तो ये पेशेंट के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इसमें फेजेस चेंज होना, इसके लिए टेक्नोलॉजी भारत में आना और उस पर एक रिफाइननेस एज अ सर्जन आपने लाना, ये आपका सफ़र जर्नी कैसा है? ये सफ़र काफ़ी अच्छा भी था, काफ़ी डिफ़िकल्ट भी था। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप जो प्रवाह चल रहा है उसके अगेंस्ट जा रहे हो। तो नदी एक साइड में जा रही है, आप उल्टा चल रहे हो। 2003 में जब मैंने पहले दूरबीन से कैंसर का ऑपरेशन करने का चाहा, तो काफ़ी लोगों ने बोला कि ये आधा ही ऑपरेशन होगा, पूरा कैंसर निकलेगा नहीं। वो लोगों की सोच थी। ओपन सर्जरी की आदत ओपन थी। सर्जरी किया, पूरा दिख लिया, पूरा ट्यूमर को पकड़ जी। लिया, ले लिया। बट अंदर जाने का तरीका अलग था। पेट खोल के नहीं, दरवाजा खोल के नहीं, सिर्फ दरवाजे के होल से हम छोटी सी लोग, खिड़की लेकिन खोल। अंदर की सर्जरी सेम थी। ये समझने को लोगों को टाइम लगा। तो मैंने जब चालू किया, बहुत क्रिटिसिज्म हुआ। लोगों ने, काफी लोगों ने, और क्रिटिसिज्म कहाँ से आता है ना, क्रिटिसिज्म आता है अपनी ही अपनी प्रोफेशन फैमिली लोगों से। सही बात। सो बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया, बट मेरे खुद को कहना यही है, क्रिटिसिज्म का आंसर वर्ड से कभी मत दो। क्योंकि आपको अगर क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, तो आप ऐसा काम करो कि जो आपका सबसे बड़ा क्रिटिक है ना, वो भी समझ जाएगा कि नहीं भैया, जो भी कर रहा है वो सही कर रहा है। और यही मेरे बारे में हुआ कि मैं पब्लिश करते रहा, जो भी मैंने किया उसका साइंटिफिक रिकॉर्ड रखते रहा। मैं पब्लिश करता रहा कि ये मेरे रिजल्ट है। हर पेशेंट का रिकॉर्ड रखता रहा, हर पेशेंट का पब्लिकेशन किया कि ये पेशेंट, फिर दुनिया के डॉक्टर्स को पता लगा कि नहीं बाबा, ये रिजल्ट सेम है ओपन सर्जरी के जैसे। हर वो पहले 8 साल में इतना मैंने क्रिटिसिज्म सहन किया है कि घर में भी मेरे को बोलते थे कि तुम्हारी इतनी अच्छी प्रैक्टिस है, क्यों ये क्यों कब ये कर कर रहे। लेकिन मेरे को मालूम था ये फ्यूचर है, आई कुड सी दैट। और उसके बाद मैं रोबोटिक सर्जरी चालू किया। आज आफ्टर 7-8 साल के बाद मैं इतना क्रिटिसिज्म फेस करने के बाद अभी इतना अप्रिसिएशन है कि अभी वो मेरे को अप्रिसिएशन है तो कुछ। सो ना मैं क्रिटिसिज्म से डरा, ना अप्रिसिएशन से 4 कद ऊपर चल रहा हूँ। मैं जमीन पे ही चलता हूँ। बट मैंने मेरे खुद के लिए और जो आगे की टेक्नोलॉजी देख के किया। सो जब नया काम करते हो ना, कोई भी सुनने वाला है तो समझ लो, नया काम पहले दिन से अप्रिशिएट नहीं होने वाला। और अगर आप अपनी शब्दों से उसकी क्रिटिसिज्म को करेंगे, नेवर अटैक द क्रिटिक विथ योर वर्ड्स, क्योंकि वर्ड्स परमानेंट है। अटैक इट विथ योर वर्क। वर्क परमानेंट है, वर्क अच्छा है तो वर्ड्स अपने आप निकल जाए। सो ये है मेरा खुद का ब्रीद वाक्य। अभी तो क्या 45 देशों में इंडियन डिग्री होने के बाद मैं बावजूद मैंने ऑपरेट किया, और क्या सक्सेस स्टोरी चाहिए। जी, हो गया। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन सबसे बड़ा अप्रिसिएशन मैंने देखा यहाँ पे, एक जो यूनिक केस मैंने यहाँ पर कवर किया था डॉक्टर साहब आपका, माँ का वोम ये करना। धन्यवाद। जी बिल्कुल। और वो इम्प्लांट करना, और उसके बाद वो महिला गर्भवती भी रहना, या करेक्ट। बहुत एक, क्योंकि मातृत्व की जो भावना है खास तौर से, वो एक बहुत अलग भावना है। अ, आपके हिसाब से वो सर्जरी मैंने जो कवर की उसमें से मुझे बड़ा वो यूनिक लगा था। आपके हिसाब से कौन सी है वो जो यादगार? वैसे तो कई सारे होंगे लेकिन। नहीं, यादगार तो बहुत सी सर्जरीज हैं। जी। क्योंकि काफ़ी सर्जरीज मैंने, जैसे गर्भाशय की थैली का सर्जरी था, सो उसका पहली बार हमने जब खंडन किया और उसका साइंटिफिक पब्लिकेशन किया, तो उसका नाम मैंने पूना टेक्निक इसलिए रखा था क्योंकि पेशेंट ने मेरे पे विश्वास रखा था जब मैं फेमस नहीं था। और मेरे जो कलीग्स थे उन्होंने मदद किया था। मैं खुद का नाम लिखता तो ये सेल्फिशनेस होता, सो इसलिए उसका नाम पूना टेक्निक रहा। सो ये सबसे इम्पोर्टेंट था। लेकिन जैसा गर्भाशय की जो हमने ट्रांसप्लांट, वूम ट्रांसप्लांट किया, तो वैसे ही जब मैंने पहली बार जर्मनी में, फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ, यूरोपियन कंट्री में मेरे को जब ऑपरेशन करने के लिए बुलाया 2009 में, और जब मैंने अप्रिसिएशन करके मैंने ऑपरेट किया वहाँ पे, तो ऑपरेट करने के पहले सबके मन में ये था कि इंडियन सर्जन है, क्या करेंगे। करीबन 2000 जर्मन सर्जन्स थे वहाँ पे, और फर्स्ट टाइम मैं ऑपरेट कर रहा था। तो सब ने, मेरे को नर्वसनेस कुछ भी नहीं था, क्योंकि अंदर जाने के बाद वो जर्मन है, इंडियन ऑर्गन्स तो सेम ही दिखते हैं। सही बात है। सो किया। बट जब मैं वहाँ से बाहर निकला, तब जब लोगों ने तालियां बजाई, तो पहले बार लगा कि गोरे अपने को देख रहे कि व्हाइट इज नॉट राइट। आज फर्स्ट टाइम ये अनुभव हुआ, क्योंकि इतने साल से हम तो उनकी किताबें पढ़ रहे, वो जो बोल रहे हैं वो कर रहे।
आज एक इंडियन आर्मी के लिए किया, ये मेरे लिए सबसे बेहतरीन अनुभव था। और इसलिए काफ़ी मेमोरेबल थे। यूट्राइन ट्रांसप्लांट जब किया था, जो आपने कवर किया, जो गर्भाशय की थैली वहाँ पे बिठाई, करेक्ट। वो भी हमने रातों रात नहीं बिठाई, 4 साल की मेहनत की, उसके बाद में की, उसका सक्सेस आया, तो होते रहता है। बट कुछ इतना नया रिस्क है, और रिस्क ये है, रिस्क ऐसा वैसा नहीं है, ये फाइनेंशियल रिस्क नहीं जो रिकवर हो जाए, ये रेपुटेशन बिल्कुल का रिस्क है। रेपुटेशन का है, जिंदगी का है, किसी की जिंदगी दाव पर है। तो जब नए प्रयोग करते हैं, अंदरूनी कभी कभी डर लगता है, और वो डर पर मात कैसे करते हैं? नहीं, डर नहीं लगता। जब मैं नया प्रयोग करता हूँ तो उसके पहले ना हम लोग काफ़ी लैब में जाके काम करते हैं। उसके बारे में खुद का विश्वास होना बहुत ज़रूरी है कि ये सही काम है। पेशेंट की जान खतरे में डाल के नहीं करने का, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। लेकिन मैं हर टाइम बोलता हूँ कि जो आदमी सक्सेसफुल होता है उसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक कंपैशनेट, आप आपके प्रोफेशन के बारे में पैशनेट हो कि ये अच्छा प्रोफेशन है। दूसरा है कमिटमेंट, आप पूरी कमिटमेंट देके आपकी काम करते हो। लेकिन जो आदमी सक्सेसफुल होता है ना, उसमें एक थर्ड सी आता है, उसको बोलते हैं करेजियसनेस। तो वो मेरे में थोड़ा सा भगवान ने ज़्यादा ज्यादा डाल दिया। तो पता नहीं क्या है। सो कमिटमेंट सबके पास है, पैशन सबके पास है खुद की प्रोफेशन, बट क्रेजीनेस और करेजियसनेस है ना। सो बिरबल की कथा में भी अकबर ने बिरबल को पूछा था कि तेरे पास 2 आदमी हैं, जो सबसे इंटेलिजेंट है और जो इंटेलिजेंट नहीं है बट डेयरिंग बाज है, आप किसको चूज किसको करोगे? चुनोगे? बिरबल ने बोला डेयरिंग बाज को, क्योंकि इंटेलिजेंट आदमी सोचेगा बहुत, करेगा नहीं, ये सोचेगा करने के बाद। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, वो हमने काफी की है। सो डर नहीं लगता, लेकिन ऑफ कोर्स इट इज ऑलवेज डिफिकल्ट थिंग। बट ये मैं ना एक्चुअली आपको बताऊं मैडम कि मैंने कभी ये मेरे को मेरी सक्सेस करेगा, ये इंडिया में मैं सबसे सक्सेसफुल होऊंगा, इस हिसाब से मैंने कभी सोच के काम नहीं किया। जो काम मेरे को अच्छा लगा, जो मेरे को विजन, इंडिया मैं पूरा दुनिया घूमता हूँ, तो इसका ये टेक्नोलॉजी आगे जाने वाली है, ये टेक्नोलॉजी नहीं जाने वाली, ये सोच के लगता है कि ये सब टेक्नोलॉजी मैं इंडिया में क्यों नहीं लाऊं, क्योंकि पूरा इंडियन हूँ। बहुत कंट्रीज से मेरे को ऑफर आई, लेकिन ज़िंदगी में कभी भारत को छोड़ के नहीं जाऊँगा, क्योंकि जो भी करता हूँ ये मेरे को करने का अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलता है। यहाँ मिलता है। एक और बात होती है, मेडिकल की पढ़ाई होती है, लंबी होती है। अमूमन डॉक्टर उस दौरान प्यार में भी पड़ जाते हैं। आपकी शादी कैसे हुई? मेरी शादी एक्चुअली आप सरप्राइज होंगे, मेरी शादी मेरे पेरेंट्स ने जमाई। अच्छा। हाँ, और वो मेरी जिंदगी की पहली लड़की थी, और उसके भी जिंदगी का मैं पहला लड़का था। दोनों फैमिलीज एक में को जानती थी, सो दोनों ने तय कर दिया था कि इनकी शादी करना है। अभी मैं सिर्फ 25-24 साल का था, तो मेरे ही बैच के वो नागपुर में डॉक्टर बन रही थी, मैं पुणे में पुणे बन में रहा बन था। रहे थे जी। तो हमने एक में के देखने के पहले ही दोनों पेरेंट्स ने डिसाइड कर दिया कि इनकी इनकी शादी शादी करेंगे। तो उस टाइम में क्या इंटरनेट नहीं था, कुछ नहीं था, बट जो फैमिली वैल्यूज था कि उनकी फैमिली बहुत साल से नागपुर में थी, हमारी फैमिली और सबको सबकी फैमिलीज मालूम थी, तो ऐसे ही हो गया। तो हमारा प्यार शादी के बाद हुआ, शादी के पहले प्यार नहीं हुआ, क्योंकि शादी के टाइम में जब मेडिकल कॉलेज में थे तो लड़कियां तो सब अच्छी लगती है, लेकिन वाइफ मटेरियल क्या है ये मालूम ही नहीं पड़ता है ना तब तक। जी। तब तक जब पता लगा तब तक मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी। आई मैरिड वेरी यंग एट द एज ऑफ 25, Right. एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि आई हैव गॉट वन ऑफ द बेस्ट वाइफ। आई मीन उसने कभी कभी ना दोनों के ईगोज, वो भी इक्वली क्वालिफाइड है, शी जी इज गायनेकोलॉजिस्ट, शी लेफ्ट हर प्रैक्टिस व्हेन वी स्टार्टेड गैलेक्सी हॉस्पिटल, और जो भी है शी इज माय हाईएस्ट क्रिटिक। सबको अच्छा बोलती नहीं है, तो जब तक वो बोलती नहीं तब तक हमारा कोशिश चलते रहता है। इज द बिगेस्ट क्रिटिक एंड शी इज द बिगेस्ट पिन इन माय ईगो। मेरा जब ईगो बहुत बढ़ता है तो वो पिन के जैसे आके उसको फोड़ देती है, मेरे को वापस ग्राउंड पे लाती है। और ये जरूरी है आपके रिलेशनशिप में, क्योंकि आगे रोज आके बोलेगी अरे तुम क्या बड़े हो, कितने अच्छे सर्जन हो, अरे वाह वाह वाह, तो आप मीनिंग इतने बढ़ जाते हो। सो शी इज अ वेरी गुड एंड आई थिंक आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू हैव। एक और होता है कि हम जैसे, हम भी सेम प्रोफेशन में, माय हस्बैंड एंड मी, तो हम बातें करते हैं तो जानबूझकर कभी कहते हैं कि ट्रिप में जाना है तो जर्नलिस्ट के साथ नहीं जाएंगे, वही खबरें, वही वही। आप जब रिलैक्स करने का सोचते हो तो क्या इसी तरह सोचते हो, क्या वही बातें होती है? नहीं नहीं, हम कभी भी प्रोफेशन के बारे में बात ही नहीं करते। इवन आज घर में जाके भी प्रोफेशन के बारे में बात नहीं करते, वो एकदम अनरिटन रूल है।
मेरी डॉटर भी अभी सर्जन हो गई है और मेरा जमाई भी कैंसर सर्जन बन रहा है। तो घर में सर्जरी के बारे में बात नहीं होती। घर में आके एक नॉर्मल आदमी जैसे जीता है, टीवी देखते हैं या बाकी की बातें करते हैं। सो मैं और मेरी वाइफ दोनों को रीडिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। हमारे पास दोनों को मिलकर 10,000 किताबें हैं। हम कोई भी किताब भाड़े पे नहीं लेते। सो एवरी एयरपोर्ट पे मैं एक किताब लेता हूँ और एयरप्लेन में पूरा कंप्लीट करता हूँ। और वो मराठी लिटरेचर बहुत पढ़ती है, मैं इंग्लिश लिटरेचर बहुत पढ़ता हूँ। सो हमारे में उसमें बात नहीं होती है। और हमारे जो फ्रेंड सर्कल है, नॉन मेडिकोज भी है, मेडिकोज भी है, लेकिन अनरिटर्न रूल है कि इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। वंस वी आर आउट, तो हमारा माइंड है ना एकदम क्लियर है कि वंस आउट ऑफ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल बिलोंग्स टू गॉड। अभी सोचना नहीं, अभी कुछ नहीं सोचना है, नहीं तो अब जी नहीं पाएंगे। यू कांट ड्रिंक एंड ईट एवरीथिंग ओनली थिंकिंग अबाउट योर प्रोफेशन। आपने भगवान की बात निकाली, तो एक तो मैं जानती हूँ कि आप भगवान पर विश्वास रखते हैं। एक मेरे पहचान के डॉक्टर ने कहा था कि मैं सिर्फ कैटलिस्ट हूँ, मैं हड्डी को एक दूसरे में जोड़ने के लिए एक स्क्रू लगा सकता हूँ, प्लेट डाल सकता हूँ, लेकिन उसको जोड़ने का जो काम है वो नहीं करता। वो नहीं करता, वो कोई ऊपर वाला कर रहा है। क्या आप भी इसी तरह से, क्या आप एक्चुअली यूनिवर्स का बड़ा पावर है साइंस के ऊपर, इसका विश्वास आपको आना चाहिए। ऑफ कोर्स वी आर द डूअर्स, हम लोग करते हैं। वो बोलते हैं कि गॉड हील्स, ये मेरा विश्वास है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट विश्वास जो है कि आप जब ऑपरेशन करते हो तो आप अकेले कभी नहीं रहते। सो जहाँ भी मेरे 30 साल के करियर में मेरे को डिफ़िकल्टी आई है, हर केस तो नॉर्मल नहीं होता, कॉम्प्लिकेटेड, जैसे आप फेमस होते हो और कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स आते रहते हैं। सो जब भी मेरे को प्रॉब्लम आया है, बस 20 सेकंड का भगवान को याद करो, रास्ता अपने आप मिल जाता है। कौन भगवान है, किसी भगवान का नाम भी नहीं लिया तो भी, पर रास्ता मिल जाता है। सो आपको भगवान बनने का कोशिश करने का ज़रूरत नहीं है। भगवान ने आपको पावर दिया है कि सही काम करो, लेकिन वो आपको देख रहा है। और मेरा पूरा विश्वास है कि मैं जब भी कहीं डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में हूँ या पेशेंट डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है, देयर इज समथिंग विच इज़ कंप्लीटली सुपर पावर। पेशेंट जिनको हम बोलते हैं कि तुम 6 महीने में मरोगे, वो 20 साल जीते हैं। जिनको हम बोलते हैं कि आप 20 साल जियोगे, वो 6 महीने में मरता है। सो ये प्रेडिक्टेबिलिटी आपके ऊपर नहीं है। आपका काम क्या है, वो सही तरह से कर दो, ऊपर का भगवान सब देख लेगा। और उसका पे विश्वास रखना ज़रूरी है। अभी लोग मेरे को बोलते हैं साइंस का आदमी है, तुम कैसे ऐसे बात करते हो। जो अनुभव आया है वो तो बोलना ही पड़ेगा ना। कुछ तो है जिसकी वजह से हमारा ट्रांसप्लांट पॉपुलर हो गया, फेमस हो गया, एशिया का पहला था। किसने सोचा था कि उसको बच्चा होएगा। बट जब भगवान ने ही डिसाइड किया है कि ये सक्सेस होना है तो सक्सेस ही होगा। जब भगवान डिसाइड करता है कि ये नहीं सक्सेस हो रहा, तो आप कितनी भी कोशिश करो, आपकी कोशिश फेल ही जाने वाली है। सो वो शाहरुख खान का फेमस डायलॉग ने, कायनात ने अगर डिसाइड किया ना तो होता ही है। एंड यू हैव टू बिलीव दैट देयर इज अ सुपर पावर, व्हिच आई पर्सनली बिलीव। एक और मुझे ये लगता है हमेशा कि कैंसर का एक छोटा सा इंसिजन लेके माइक्रोस्कोपिक सर्जरी करना, उसको मैग्नीफाइड वे में देखना और सर्जरी करना सही है, लेकिन इतना बड़ा सा ट्यूमर कभी होता है, साइजेस अलग अलग होती है, तो छोटे से होल से उसको शरीर के बाहर कैसे निकाला जाता है? ये सवाल तो हर पेशेंट मेरे को पूछता है। सो आपको मैंने एक एप्पल दिया, सेव दिया, और बोला कि सेव को आपको कैसे कट करोगे, तो सेव को स्पाइरली कट करोगे ना, तो उसका एक कंप्लीट सिंगल स्ट्रिप आ जाता है। सो ऐसे ही बड़े बड़े ट्यूमर एक बैग में डाले जाते हैं, जो बैग आज कमर्शियली अवेलेबल है, मेडिकल बैग है। अंदर जाके जैसे छाता खुलता है वैसे छाता खुलता है, उसमें जाके वो ट्यूमर जाता है। उसके अंदर बैठने के बाद मशीन्स आती है जो सॉसेजेस के जैसे उसको कट करती है और छोटे छोटे पीसेस उसमें से आ जाते हैं। सो बड़े बड़े ट्यूमर भी हम उसी तरह से निकालते हैं, ऐसा है। तो ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। और ये है कि कैंसर के साथ डिनायल जो आता है लोगों का, वो सबसे ज़्यादा डर लगता है। ऑपरेशन तो ठीक है, एक बार हो जाएगा। केमो इस वर्ड से एक बहुत खौफ है लोगों में, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स हैं या उनके बारे में, और फिर लगेगा बाल झड़ेंगे, भूख नहीं लगेगी, नौशिया होगा, ये वो, उसके चलते डरते हैं। दूसरा पैसे की बात, कि हम मेडिकली, लाइक एक बार अरुण जेटली जी ने कहा था, वी आर अनपेंशन अनइंश्योर्ड सोसाइटी। तो ये इसके बारे में क्या, कीमो तो है, कीमो का तकलीफ तो होता है, लेकिन आजकल जो नए ड्रग्स आए हैं उस ड्रग्स से बाल कम जाते हैं।
साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम है। अभी टैबलेट फॉर्म में भी काफ़ी कीमोज आए हैं। बहुत ज़्यादा एडवांस कीमो में हो चुका है। जो पुराना ज़माना था कि कीमो से पेशेंट मरते थे, अभी ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कीमो से काफ़ी लोग अच्छे होते हैं। कीमो लेना ज़रूरी है। कीमो के एडवांसमेंट है, टारगेटेड ट्रीटमेंट है कि कैंसर का जो टारगेट है उसको ही सिर्फ डिस्ट्रॉय करे। उस सेल को डिस्ट्रॉय करने वाले स्पेसिफिक टारगेटेड ट्रीटमेंट आई है। सो उसके वजह से तकलीफ कम होता है। सो कीमो से अभी जो डर है वो निकल जाना चाहिए। रही बात फाइनेंसेस की, हाँ, जो बेस्ट ट्रीटमेंट देना चाहते हैं लेकिन फाइनेंशियल ट्रबल में आते हैं, तो मेरा सबसे ये एक रिक्वेस्ट है, वट एवर एज यू आर एट 20-25 के बाद आपको इंश्योरेंस करना ही चाहिए। 5,000 रुपये आप भर रहे हो 1 लाख रुपए के इंश्योरेंस के लिए, ईयरली आप 20,000 भरो, 5 लाख का मिनिमम इंश्योरेंस करो, तो आपको टेंशन ही नहीं है ना। और जैसे एज बढ़ेगा आपका एट द एज ऑफ 40 एंड 45 मिनिमम 15 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप खाने में पैसा वेस्ट कर रहे हो, गाड़ी लेने में पैसा वेस्ट कर रहे हो, इतना चीज मत करो। पहला इंश्योरेंस ले लो, क्योंकि एक ही चीज है जो आपको पूरा नंगा करेगा पैसे से, दैट इज हेल्थ केयर। हेल्थ केयर। और हेल्थ केयर में डॉक्टर चार्ज भी नहीं करेगा, तो ये मेडिसिन का खर्चा, रेडिएशन का खर्चा। सो हेल्थ इंश्योरेंस करिए, कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस करिए, लेकिन करिए। कैंसर से बचना है तो कब से शुरुआत और कब, क्योंकि अवेयरनेस हमारे यंग एज में नहीं आता बच्चों में, और ये अवेयरनेस का कैंपेन एक तरह से करना चाहिए। ये दैट इज द रीजन आपका इंटरव्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है। अवेयरनेस करना चाहिए, जिसके बारे में, जैसे डेथ के बारे में आप बात नहीं करोगे, क्योंकि डेथ ये अल्टीमेट रियलिटी है अपने, मेरे और आपके लाइफ की, लेकिन डेथ के बारे में आप बात नहीं करोगे। सो कैंसर ये ऐसी बीमारी है जिसके बारे में आप और मैं बात नहीं करोगे रोज के अपने संभाषण में। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि बाबा एक आय को इसके बारे में सोचने का है, सोचने का है। सो कैंसर के बारे में मत सोचो, डायबिटीज के बारे में मत सोचो, लेकिन अच्छा सोचो, आपके खुद के सेहत के लिए अच्छा है क्या सोचो। और मेरा तो सबके लिए एक ही मंत्र है, दुनिया में हैप्पी रहो। छोटी छोटी बातों में हैप्पीनेस है। आज बेटी आई, बेटी के साथ खाना खाया, पिक्चर देखा, हैप्पी रहो। करेक्ट। हैप्पीनेस मिसिंग है मैडम सोसाइटी से। जी। हैप्पीनेस ही नहीं है लोगों को, क्योंकि पीपल सेटिस्फाइड ही नहीं है हर चीज में। मेरे को तो, मैं रोज भगवान की 100% दुआ देता हूँ कि मेरे को सबसे हैप्पीनेस कहाँ मिलता है। तो मेरे को हैप्पीनेस मिलता है हर आदमी का सर्जरी करे, पेशेंट अच्छा हो, उसमें हैप्पीनेस मिलता है। तो 4 मर्सिडीज लेके क्या करने का है? 12 घंटे मेरे दिन के अगर ऑपरेशन में जाते हैं, उसमें हैप्पीनेस मिल रहा है, तो बाकी की चीज़ तो सेकेंडरी है ना। तो अपने काम में जिसमें आपको हैप्पीनेस मिलता है वो करो। तो कैंसर के बारे में मत सोचो, लेकिन सेहत के बारे में 100। एक्सरसाइज मैंने जैसे पहले बताया, आधा घंटा, हाफ एन आवर इन अ डे, गिव टू योरसेल्फ, शट ऑफ द फोन। यू कैन, आपकी बीबी से भी दूर रहो, बच्चों से दूर रहो, अपने आप के लिए करो, हाफ एन आवर, दैट्स इट। फ़ोन की बात आपने कही, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पहले एक हैप्पीनेस की बात आई, तो मैं कहती हूँ कि प्लेजर और हैप्पीनेस, लोग प्लेजर इज़ मोमेंटरी, जो आपके किसी सेंसरी ऑर्गन को कुछ क्षण के लिए एक आनंद देगा, बराबर। जिसको कदर, हैप्पीनेस इज़ अ वाइडर टर्म, Yes. इट इज़ समथिंग वेरी इनर। ये तो ये कन्फ्यूजन है जनरेशन में कि प्लेजर के पीछे भागते हैं, ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के पीछे भागते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ के पीछे नहीं भागते। बराबर। ये कंसेप्ट है। आप हैप्पीनेस, मतलब सर्जरीज में, आप तो, मैं जब भी आती हूँ डॉक्टर साहब बिजी है ऑपरेशन थिएटर में। ऑपरेशन थिएटर के बाहर, मतलब ऑपरेशन थिएटर में आप एंटर करते हो तो हर एक व्यक्ति की अपनी एक थेरेपी होती है खुद के लिए। एक सर्जरी करनी है, क्या करना है, उसके बारे में आप कैसे सोचते हो, उसके बारे में पहले ही आपका मेंटल प्लानिंग होता होगा, वो आप किस तरह से करते हो, और सबसे डिफिकल्ट जब हो तब। एक्चुअली मेरा, हमारा सबका टीचिंग है कि सर्जरी टेक्स प्लेस इन द माइंड फर्स्ट एंड इट इज ओनली एग्जीक्यूटेड ऑन द टेबल। सो हर सर्जरी का सोच पहले किया जाता है, उसका प्लानिंग किया जाता है, और उसका सिर्फ हम लोग अंदर जाके सही तरह से सर्जरी करते हैं। सो उसके स्टेप्स ऑलरेडी हम लोग के बीच में मन में रहते हैं। और हर सर्जरी, ये उस पेशेंट के लिए मेरा, और एक सब मेरे रेसिडेंट्स को कहना है कि देयर इज़ अ लाइफ अंडर योर नाइफ। सो आप जब नाइफ यूज़ कर रहे हो, उसके पीछे अंदर एक लाइफ है, इसके बारे में सोचो। सो हमारे ऑपरेशन थिएटर में ना म्यूज़िक चलता है, ना रेडियो चलता है, ना घड़ी है।
और मोबाइल्स भी अलाउड नहीं है, क्योंकि जब आप ह्यूमन बॉडी पे काम कर रहे हो तो फुल कंसंट्रेशन से काम करो। आपको काम दिया गया है, आपके ऊपर विश्वास रख के एक आदमी आया है, तो फुल कंसंट्रेशन से करो, टेंशन से मत करो। लेकिन आज शाम को कहाँ जाना है, वो एनेस्थेटिस्ट से बात करना, ये नहीं अलाउड है। सो हर सर्जरी में जान लगा के हम लोग ऑपरेशन करते हैं, यही मेरा हैप्पीनेस है। कि हैप्पीनेस क्या है कि मैं घर जाके सोचता हूँ कि ये सर्जरी मैंने सही की, रिजल्ट आना नहीं आ रहा मेरे हाथ में नहीं है, मैं भगवान नहीं हूँ। 5-7% कॉम्प्लिकेशन होने ही वाले हैं, आप कितनी भी अच्छी सर्जरी कर लो, सो कॉम्प्लिकेशन होने ही वाले, लेकिन आपने सही काम किया कि नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप सही काम करो, उसका हैप्पीनेस है। सो दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे सर्जरी से बाहर आते हैं, घर जाते हैं, अदर कोर्सेस है, रीडिंग में मेरा, म्यूजिक में, सिनेमा देखना, सब करता हूँ जो आम आदमी करता है। हर सीरियल देखता हूँ, मजा आता है, तो कोई इशू नहीं है। आई एम लाइक अ कॉमन मैन, एक बार यहाँ से निकल गया कॉमन मैन। एक और है कि इंटीग्रेटेड थेरेपी, क्योंकि कई सारी इलाज की पद्धतियां हैं। आयुष मंत्रालय भी इसमें कोशिश कर रहा है कि हमारी जो ग्रैंड मदर का बटुआ था उसको बाहर निकालो। आयुर्वेदा, होम्योपैथी, फिर योगा है, इलेक्ट्रोपैथी भी है, कुछ हद तक नेचुरोपैथी है, और एलोपैथी। एलोपैथी में सारे डॉक्यूमेंटेड रिजल्ट्स है, दिखाई देता है। आयुर्वेदा में शायद इलाज की पद्धतियाँ और भी अच्छी अलग है। होगी, अलग होगी। ये सारे को इंटीग्रेट करके, क्योंकि एक दूसरे की तरफ कहीं ना कहीं वो मेडिकल ईगो भी आ जाता है, ये इसने उसको बुरा कहना, इसने उसको विश्वास नहीं रखना। क्या आपने ये महसूस किया है कुछ सालों में मेरे कि 20 साल इंटीग्रेट? से मेरे हर पेशेंट को आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट और होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए मैं खुद प्रोत्साहन देता हूँ, जी। क्योंकि ये ट्रीटमेंट के रिजल्ट डॉक्यूमेंटेड नहीं है, लेकिन ये ट्रीटमेंट लेने से कोई तोटा नहीं है। काफ़ी पेशेंट्स मेरे खुद के अनुभव में, जहाँ में उन्होंने कीमो नहीं लिया है और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया है या होम्योपैथी लिया है, और पेशेंट अच्छे हुए हैं। लेकिन ये एनेक्डोटल केसेस हो सकते हैं। हर वो ट्यूमर उसमें वो होम्योपैथी चलेगा कि नहीं, इसके बारे में मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन उससे पेशेंट को कोई हार्म नहीं होता। तो हमारे यहाँ पे डॉक्टर शैलेश देशपांडे करके होम्योपैथिक कंसल्टेंट है, और योगेश गोरबोले करके आयुर्वेदिक है कंसल्टेंट। सो मैं अभी तो ये इंटीग्रेटेड के बारे में बात करें, मैं 20 साल से कर रहा हूँ। 20 साल से मैं हर एक को पूछता हूँ, कीमो के साइड इफेक्ट कम होते हैं, पेशेंट का मेंटल फ्रेम अच्छा होता है, उसको लगता है कि हर एक ट्रीटमेंट आप ले रहे हो, कुछ तो बाकी नहीं छोड़ रहे हो, टिबेटियन मेडिसिन लेना है ले लो, जिससे आप हार्म नहीं करो। लेकिन उनकी डॉक्टर को बोलना है कि जो डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है वो बंद करने को मत बोलो। सो कोई हमारा आयुर्वेदिक और होम्योपैथी डॉक्टर ऐसे नहीं बोलता है कि नहीं नहीं ये कीमो मत लो क्योंकि मैं तुमको ठीक करके दूंगा। एविडेंस क्या है, कीमो अच्छा करेगा, तो एविडेंस, एविडेंस के हिसाब से आप जाओ, लेकिन बाकी की ट्रीटमेंट भी लो। मैं सबको कहता हूँ, टेक दिस ट्रीटमेंट, इट इज नॉट हार्मिंग यू, इट इज प्रॉब्ली बेनिफिटिंग। बहुत पेशेंट्स मेरे बेनिफिट हुए, मेरे खुद की आंखों से देखे, लेकिन मैं उसका एविडेंस नहीं प्रेजेंट कर सकता क्योंकि मैं उसका एक्सपर्ट नहीं। एक स्टेटमेंट थोड़ा जेनरिक होगा, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूँगी कि कौन से प्रोफेशन में आपने देखा कि लाइफस्टाइल बीमारियाँ सबसे ज़्यादा है, और कौन से प्रोफेशन में बहुत कम है? स्पोर्ट्समैन बहुत कम। 0। लोग पूछो कौन, कितने स्पोर्ट्समैन आपको याद है कि जिसको कैंसर हुआ? युवराज सिंह छोड़ के। फुटबॉल के कितने कैंसर हुए, किसको हुआ है देखो। क्यों? कंट्रोल डाइट, कंट्रोल्ड एक्सरसाइज एंड पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड टू विन, ये साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। और कौन से प्रोफेशन में सबसे ज्यादा है? फिल्म इंडस्ट्री। देख लो, आप कोई भी एक्ट्रेस को देख लो, बिल्कुल। क्यों होता है? लाइफस्टाइल देखो, रात के पार्टीज है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, ने बोलना नहीं चाहिए, जी। होता है। ऑल दिस इज लीडिंग टू सक्सेस। सबसे ज्यादा ईगो तो वही है, बिल्कुल। इसका फिल्म चला, मेरा नहीं चला, इसका नहीं करा। अब देखो, दो प्रोफेशन स्टेयरिंगली देखो, मैक्सिमम यू विल सी इरफान खान मर गया, सही। नरगिस दत्त से लेको, सबको देखो, एवरीबडी। इधर देखो, तुम बताओ कितने आपको क्रिकेटर्स मालूम है जिसपे कैंसर हुआ है? कितने फुटबॉल प्लेयर्स बोलो, है ही नहीं। स्पोर्ट्समैन में होता ही नहीं है। जादू नहीं है, ट्रेनिंग का सवाल है, मेंटल फ्रेम का सवाल है। ये टीम करके खेलते हैं, तो ये ईगो तो होता है लेकिन टीम करके खेलते हैं, सो नो इश्यूज, होता नहीं। हम हमेशा अक्सर जिनसे भी मिलते हैं, आपसे तो मतलब इतनी बातें हैं करने जैसी, और लोगों के लिए इतना बड़ा टेक अवे रहने वाला है।
तो लगातार हम आपसे बातें तो करते ही रहने वाले श्योर। हैं। कौन सा गाना है जो हम बड़े फिल्म के साथ अपने पैरेलल्स जोड़ते हैं, गाने के साथ अपने लाइफ के पैरेलल्स जोड़ते हैं, जो आपको बहुत पसंद आता है? ऐसे तो काफी मेरे जी, गाने आते हैं, जी। जो भी आता है, लेकिन सबसे अहम गाना जो है, जो नए गाने आते हैं वो सभी मेरे को अच्छे लगते हैं। सो मेरा कोई प्रोफेशन से लेके कोई गाना ये नहीं है, जो भी गाना मेरे को अच्छा लगता है। और मेरे डॉटर, मेरी सन इन लॉ, मेरे रेसिडेंट्स भी बोलते हैं सर आपको पूरे नए गाने मालूम है, तो इन्हीं गाना मेरे को अच्छा ही लगता है। लेकिन कौन सा जिंदगी का गुनगुनाते हैं? जी, नहीं, जो है कि जो राज कपूर का गाना है, कौन सा? जो ये जिसमें उसने जोकर का काम किया है, मेरा नाम जोकर, जीना यहाँ मरना मरना यहाँ, यहाँ, इसके उसके साथ ये गाना जो है वो आपके खुद की लाइफ के बारे में बताता है। सो आफ्टर डेथ मिट्टी में मिलना है, तो उस जब तक, और कोरोना के बाद सब लोगों को याद होना चाहिए कि ह्यूमन रिलेशन ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बाकी रिलेशन कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, पैसा आते जाते रहेगा, ह्यूमन रिलेशंस नहीं मिलेंगे, आज है कल नहीं, बस जीना यहाँ मरना यहाँ, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मुझे तो लगता था कि ये इंटरव्यू खत्म ही ना हो, क्योंकि कई सारी बातें हैं और लोगों के सेहत की बात है, लोगों की इम्पोर्टेंट की बात है, और उनको जानना ज़रूरी है। वरना हम लोग जिस तरह से एक फार्मा इंडस्ट्री को बढ़ावा, कोई गलत नहीं है, किसी इंडस्ट्री के खिलाफ नहीं है, लेकिन बढ़ावा देने वाले हैं, ये हमारे ही हाथ में है। और डॉक्टर पुणतांगबेकर हमको बता रहे थे, ज़िंदगी के कई राज बताए। आप अगर कैंसर जैसी बीमारी से दूर रहना चाहते हो तो लगभग 80% चीज़ें तो आप ही के हाथ में हैं। अगर आप इसको फॉलो करोगे तो शायद आपकी ज़िंदगी अच्छी तरह से जी पाओगे। तो बातों बातों में हम डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे, वो कई सारे बातें बता रहे थे। आप अपने कमेंट्स हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। आपके अगर कोई क्वेरीज होंगे तो उसको भी ज़रूर डालिएगा। हम डॉक्टर साहब से उसके जवाब लेने की कोशिश करेंगे और यही रहेंगे कि खुश रहिए, सेहतमंद रहिए, लंबी उम्र जिए। ये सारी उम्मीदों के साथ, ये सारी प्रार्थनाओं के साथ आज का एपिसोड ये यहाँ पर खत्म थैंक करते यू हैं। वेरी मच, नमस्ते। धन्यवाद, थैंक यू धन्यवाद। वेरी मच।